क्या है। ठीक है। कौन सा वाला? अच्छा, बाई ए एक्स ए। मैं समझ रहा हूँ। समझ रहा हूँ। देर नहीं हुई है, क्योंकि वो चीजें डायरेक्टली अगर तुम्हें शुरू में ही बना के दिखा देते ना तो भी तुम्हें वो पल्ले नहीं पड़ता। तो तुमने कुछ कोड किया है ना, तभी तुम्हें वो ज्यादा चीज समझ में आई। तो वो चीज तो हमने बताया था, जैसे तो तुम जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, जो तुम्हारा चैट जीपीटी है, जो तुम्हारा फोन का सॉफ्टवेयर है, वो किससे बन रहा है? कोड से ही तो बन रहा है। और वो चीज तो मैंने बताया ना कि कोई भी चीज नहीं, तो मैंने वो पहले ही बताया था ना कि जितनी भी चीजें होती हैं एज अ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, सारा चीज कोड के थ्रू ही बन रहा है ना? तो मेरे ख्याल से कोई नहीं, सारी चीजें बता देंगे अभी, जब तक ये करेंगे। हेलो कोड। मान लेते हैं तुम्हारा क्या करना है, वेबसाइट बनाने का है, बनाने का है, या फिर एज ए एनालिस्ट का काम, मतलब कि हम कोड के थ्रू सारा analysis करते हैं। ये काम हम कोड के थ्रू, ठीक है। अभी जो तुम्हारा ज्यादा फोकस वाला काम है वो रहता है डेटा एनालिसिस, इसलिए हम कोई भी वेबसाइट टाइप का कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहे, है ना? बट हमने बताया था कि आप स्ट्रीमलीट का और ग्रेडियो का यूज करके इंटरफेस दे सकते हैं, और सेम जो होता है। हेलो। हाँ जी। हाँ बताओ हर्ष। आवाज जा रही है? तो ठीक है। तुमको दिए ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से कि मान लो हमारे पास क्या है कि रियल एस्टेट का बिजनेस है ना? तो रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या होता है? तो आप किसी भी क्लाइंट को प्राइस बताते हो कि इसका कितना प्राइस है ना? वो प्राइस किसके बेस पे डिसाइड होता है? उसके बारे में पता है। तो मार्केट या फिर सबसे पहला एरिया कितना है, हाँ? कितने एरिया का आप लेने का क्या है, सेल करना है। दूसरा कि कितने बीएचके का है ना? तीसरा कौन से लोकेशन में है ना? देन चौथा कि हो सकता है कि हमारे पास लोकेशन के बेस पे और क्या और उसमें पे कितने बालकनीज है, कितने बाथरूम्स है, ये भी डिसाइड करता है प्राइस, है ना? तो इस तरीके से हमारे पास केवल मल्टीपल डेटा उसके बेस पे क्या करते हैं प्राइस। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो एक रियल एस्टेट वाला होता है, वो पूछता है कि मैंने क्या किया है, 5 साल या फिर 10 साल रियल एस्टेट में काम किया। तो अगर काम किया होगा तो उसके पास डेटा तो होगा कि कहाँ पे कितने का सेल किया, किस बेसिस पे सेल किया, उसके पास पूरा डेटा होगा, है ना? अब वो आपसे बोलेंगे कि एनालाइज करके बताओ मोस्ट ऑफ द किस सिटी में हमने अच्छा खासा सेल, तो इस डेटा से हम एनालाइज करके बताते हैं। दूसरा कि हमारा जो ज्यादातर प्रॉफिट है वो किस टाइप के लेने से आ रहा है। देखो अभी तो कारपेट एरिया होता है, देन सुपर बिल्टअप एरिया होता है, देन प्लॉट एरिया होता है, इस टाइप के एरिया होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में कभी देखा होगा तो बोलते हैं कि क्या चाहिए आपको, कारपेट एरिया चाहिए या फिर प्लॉट एरिया चाहिए या फिर सुपर बिल्टअप।
जैसे बिल्डअप एरिया, ये यहाँ पे टाइप्स होते हैं, इसी के बेस पे यहाँ पे प्राइस आपका डिफरेंट। जैसे एग्जांपल मान लो कि जो कारपेट एरिया होता है इसमें उसका क्या होता है, अगर तुम कहीं पे ठहरने जाते तो मतलब उसे है जहाँ पे एक्चुअल में वो रोड है बड़ी एरिया ना पूरी, जैसे मान लो बिल्डिंग तो बिल्डिंग बनता है तो दीवार भी होता है ना। तो अगर आप क्या करते हो दीवार पे एरिया और सिर्फ कितना स्पेस आप उसका सिर्फ क्या करते हो स्क्वायर फीट में, वो चीज होता है तुम्हारा square feet, ठीक है। सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है कि तुमने जितना इसका दीवार होगा उसका भी एरिया क्या करना है इंक्लूड करना है ना। तो वो चीज इंक्लूड करके भी बताते हैं इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा वो क्या है बिल्डअप एरिया, तो वहां से तुम्हारा क्या होगा वॉल में इंक्लूड करके। अगर मैंने बोला कि आपको नहीं दे रहे हैं कारपेट एरिया में तो हाँ, तो वही चीज मैंने बोला कि आपको जो सुपर बिल्डअप एरिया है वो 900 है, तो ज्यादातर जो स्पेस मिलेगा किसमें मिलेगा, कारपेट एरिया में। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपका क्या होगा, हो सकता है कि आप अगर 5 इंची का बनाओगे तो कम लगेगा आपको भी होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 10 इंचेस का बनाते हो तो क्या होगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम, तो उसके वजह से क्या होता है ये अलग अलग टाइप तो हमें किस टाइप के एरिया टाइप में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ये सारी चीज क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट को, तो ये सारा क्वेश्चन आते हैं। अब ये चीज सॉल्व करनी है, आपको क्या करना है कि वो पूछे ठीक है तुम बता पा रहे हो कि किस तरीके से है ना? अब आगे जाकर क्या करना है एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या होगा कि यूजर आता है, जो भी क्लाइंट आता है वो मुझसे सारे डिटेल्स देता है, पहले तो प्राइस बताता हूँ, तो मुझे वो क्या करता है डिटेल्स देता है, फिर मैं क्या करता हूँ देखता हूँ आसपास जो मेरे पास था और उसके बाद उसको बताता हूँ कि हाँ इतना प्राइस है ना। अब अगर एक बार में 10 क्लाइंट आ गए वो मुझसे कैसे हैंडल करेगा, लीडर कैसे हैंडल करेगा। तो एक बार मैं अगर तो या तो अगर पहले तो सर वो करना चाहिए कि एक मतलब तू किस रेट में आया है, किस रीजन से आया, अगर सारे एक ही रीजन से आए तो सर ऐसे तो सर समझा रहे हैं चीजें को, हम क्या होते हैं एक बार सबको समझाओ सबको एक ही होता है नहीं तो सर फिर जब टाइम देंगे सर तो तो फिर सबको अलग अलग टाइम दोगे है ना। तो मान लो आपने क्या किया सब अगर कोई भी बिजनेस होता है तो 2 घंटे मिनिमम है ना, क्योंकि यहाँ पे लैंड करा इससे कम तो कोई नहीं है ना। तो होता है कि नहीं क्या हो कि आपको 2 घंटे ही करना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो उसकी जगह पे एक अपना क्या रखते हो इंटर्न रखते हो ना। उसको बोलते हैं कि जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसको तुम पूछ लेना, इसके बेस पे सिर्फ मेरे पास ये डेटा था इसमें से चेक करके बता देना कि इस टाइप का आपने बताया तो इसका क्या कितने दिन तो वो चीज़ तुम क्या करना यहाँ से निकाल के उसको बता देना कि इतना है ना। तो उसका डीलर का क्या करना सामने हो, इसको हर एक क्लाइंट से डील करने की जरूरत है, ज़्यादा इंटरेस्ट होगा फिर वो उसको है ना। बाकी कौन हैंडल कर रहा है तुम्हारा इंटर्न हैंडल है ना। तो ये तुम्हारे लिए आसान है लेकिन इंटर्न को भी पैसा देना होगा है ना। दूसरा बात इंटर्न 24/7 काम नहीं करेगा, दिन छुट्टी मेरा है ना। ये सारा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास ये है ना? तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम 2 इंटर्न रख सकते हो, एक छुट्टी मेरा है तो दूसरा काम है ना। अगर दो रखोगे तो पैसा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको बता दूं कि इसमें जो भी प्राइस डिसाइड होता है पैटर्न के बेस पे है ना, जो भी आप प्राइस बताते हो डेटा लेंगे उसके बेस पे पैटर्न इसकी वजह से ये होता है। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं क्या, ये पूछा कि क्या मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ कि जैसे यूजर अपना इनपुट देगा है ना, यूजर ने अपना क्या किया डिटेल डाला वैसे ही क्या हो प्राइस कितना प्राइस लग सकता है ना। हमारे एक वेबसाइट बनाया है जिसमें यूजर क्या करेगा सारे इनपुट देगा और जैसे एंटर पे क्लिक करेगा सबमिट पे उसका प्राइस बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे क्या क्या बेनिफिट हो गया, पहला टाइम बचेगा, दूसरा जो इतना सारा इंसान हायर करने की सबकी करना पड़ेगा, तीसरा रियल टाइम में होगा, रियल टाइम मतलब जैसे यूजर डालेगा और ये 24/7 वेबसाइट क्या है 24/7 सही यूज सर मतलब ये सब है ना मतलब एक कि इस जो इंटरनेट वाला काम कर रहा था वही वेबसाइट कर देगा सीधे स्क्वायर फीट और करो हाँ उसके बेस पे प्राइस बता हाँ। अब ये चीज मैंने जो बताया कि ये प्राइस अपने आप कैसे होता है, सर वो तो कस्टमर को उस पे है ना, कस्टमर को चाहिए सर
अब तो जैसे कस्टमर ने इनपुट डाला है ना, अब वो इनपुट क्या होगा, प्रोसेस किया जाएगा सर्वर पे। अब सर्वर में वो कैसे प्रोसेस करेगा, कुछ तो पैटर्न होगा तभी ना सर। इनपुट के ऊपर करेगा ना, मान लो इनपुट ले लिया है ना, अब इनपुट कहाँ पे तुम मैच करके देखो, इस वाले डेटा में। हाँ है ना? तो क्या पूरा डेटा में मैच करना पॉसिबल है? नहीं। फिर क्या करेंगे, इस डेटा से एक पैटर्न निकाल कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके से प्राइस डिसाइड है। और ये क्या करेंगे, यूजर जैसे डेटा डालेगा उसको पैटर्न के अंदर फीड करेंगे, और इस पैटर्न से जो नंबर्स मिलेगा वो रिजल्ट में ना, तो ये बेनिफिट होगा। तो अब ये पैटर्न निकालेगा कौन? बात तो ये है कि ये पैटर्न निकाल के कौन देगा। तो ये पैटर्न हम क्या करेंगे, डेटा से निकालेंगे। कैसे निकालोगे? तो सिंपली हम लोग जो यूज करेंगे पैटर्न निकालने के लिए वो मशीन लर्निंग का। फिर मशीन को सिखाएंगे कि इस डेटा में क्या पैटर्न निकलेगा, मतलब कैसे पैटर्न निकलेगा वो हमसे पता, क्या पैटर्न होगा वो निकालते हैं। तो इसका सिंपल एक एग्जांपल लेना चाहिए। मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 1 2 3 4। एक और डेटा ले लेते हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारा वाई, ठीक है, ये 1 1 2 3 9 4। और ले लेते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा, अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। अब इसमें 1, तो ये कितना मान लेते हैं, 3 अलग अलग क्या हो गया। अब यूजर क्या करेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास यूजर ने एक इनपुट दिया 10, ठीक है, अब 10 के बेसिस पे क्या आउटपुट हो सकता है, तो इस वाले पैटर्न के हिसाब से कि मान लो तुमने क्या क्या टाइप किया 10, है ना, अब मैंने पूछा कि बताओ कि 10 के बदले क्या आंसर आ सकता है इस वाले डेटा के हिसाब सर ये लास्ट वाला 5 में। से। कैसे? जैसे अगर यूजर 4 क्या कहता है 4 एंटर कर रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 कर रहा है तो 5 है, 2 है तो 2 है। और अगर वो 10 एंटर करेगा तो कितना आएगा, 10। वही चीज तो पूछ रहे हैं तो सर वो आपने ना। तो पैटर्न के बेस पे पूछना है ना, वो चीज तुम्हें बता ना। दूसरा अगर कोई बोला कि नहीं इसके बेस पे नहीं बताओ, इसके बेस पे बताओ, तो अगर मैंने 10 लिखा है तो क्या रिजल्ट है इसमें, क्यों? तो अगर आपने बोला कि 100, आपने इसके बेस पे बताया, अब बोला कि नहीं इसके बेस पे बताओ क्या आ सकता है, 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ क्या आ सकता है। कैसे? तो इसका आपने सिंपल क्या किया, ये जो y है और x के इक्वल था, है ना, तो इसमें आपने सिर्फ ये पैटर्न रिकॉग्नाइज और डाटा कुछ भी है उसको आप इससे मतलब नहीं, है ना। इसमें क्या किया आपने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक जनरल इक्वेशन बना दिया, इसी की बेस पे इसको आ गया। अब इसमें भी इसी तरीके से आपने क्या होगा कि y इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस, यही है। अगर देखो तो कि अगर x की वैल्यू क्या है 1 है, y कितना आएगा, तो 2 into 1 प्लस ये हो गया 3 आ रहा है। फिर इस अगर x की वैल्यू 2 है कितना है, 2 2 4 और 1 5 आ रहा है। इसी तरीके से मैंने बोला कि 10 है तो कितना आएगा, 10 2 20 और 1 क्या होगा 20 होगा, है ना। तो ये चीज आपको कैसे पता चल रहा है, ये चीज आपने कैसे निकाला, ये यही होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और ये डेटा अगर मैं हटाऊं तो इस इक्वेशन से ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो सकता है। अगर मान लो इसी तरीके से सिमिलर प्रॉब्लम तुम्हें दोबारा कहीं पे मिलेगा तो इस वाले पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया है कि हमने मशीन्स को बोला कि ये हमारा डेटा था, ठीक है, इससे तुम एक पैटर्न निकालो, तो तुमने अपने हिसाब से पैटर्न किया। पैटर्न में यहाँ पे 2 और 1 क्यों लगाया तुमने, तो अपने हिसाब से, क्योंकि फुलफिल वही कर रहा था, है ना।
तो ये तुम अपने माइंड के हिसाब से लेना, तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम सोच पाते हो ना। तो मशीन्स में ये कैलकुलेशंस करके बार बार दिखा के नहीं कि क्या बेस्ट आता है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये डेटा की जरूरत है तुम्हें दोबारा प्रेडिक्शन करने। ये डेटा अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है तो ये डेटा तुम्हारे लिए दोबारा जरूरत पड़ेगा कभी, क्योंकि इसी डेटा का क्या है, कॉमन पैटर्न है। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉमन पैटर्न है। और ये जो पैटर्न हो गया, यही तुमने क्या किया है, निकाल दिया। अब जब भी क्या होगा, यूजर इनपुट देगा, एक्स की वैल्यू देके ऑटोमेटिकली वाई कर पाएगा। नहीं, ऑनलाइन कनेक्टेड है वो, कनेक्ट तो है, कनेक्ट है हर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे ना इस डेटा से ये भी लिया। तो जो हम बोलते हैं कि मशीन्स को जो हम सिखा रहे हैं, मशीन्स को क्या सिखा, तो ये डेटा हम लोग मशीन्स के अंदर पास, ठीक है। अब ये डेटा से ये क्या करता है, इस तरीके से अलग अलग इक्वेशन निकालता है, ठीक है। और जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये डेटा को बता के ये पैटर्न ना, तो हमने इसको क्या किया है, इस डेटा से ये पैटर्न को लागू करना ना, और इसके बाद क्या है, दिमाग लगा दी। तो ये सिर्फ इसी इक्वेशन के बेस पे आंसर करना है। तो ये क्या होगा, एज ए मशीन हमने क्या किया, मशीन को कुछ सीखा, क्या सिखाया, तो ये पैटर्न सीखा, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। अब इस तरीके से इन डेटा में क्या एक ही पैटर्न हो सकता है, तो अब क्या हो सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा पैटर्न मिलेगा, और जितना अच्छा पैटर्न होगा उतना अच्छा। तो इस एक्यूरेसी को मैच करने के लिए हमें क्या करते हैं, डेटा फीड करना, और जितना ज्यादा डेटा फीड करोगे प्रेडिक्शंस में और पैटर्न। तो चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी क्या है, तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये तुम्हारा क्लोजर के मॉडल है। ये तुम्हारा एक मॉडल हो गया। इस मॉडल का सिर्फ क्या काम है, तो सिर्फ इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व। अब मैं क्या करता हूँ कि ये भी पैटर्न, ये पैटर्न और ये भी पैटर्न करके अब ये तीनों को कंबाइन कर देंगे, तो भी क्या होगा कि हमारा ये तीनों बिजनेस प्रॉब्लम एक साथ solve। इस तरीके से 1000 पैटर्न एक साथ रखोगे तो 1000 प्रॉब्लम को solve। तो हमने जो चैट जीपीटी बोला, तो वो बेसिकली क्या है, इसी तरीके से अलग अलग पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कितने डेटा के बेस पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये 5 डेटा दिख रहा है ना, अभी हमने इसको 5 डेटा का बेस पे एक सिंपल पैटर्न। तो चैट जीपीटी जो है वो ट्रिलियन डेटा में, ठीक है। इस तरीके से उसके पास ट्रिलियन ऑफ डेटा है, और ट्रेन होने के बाद इस तरीके से connect करते हैं। ये पैटर्न में 2 और 1 जो हमने डिसाइड वो खुद डिसाइड करते हैं पैरामीटर्स। इसको बेसिकली बोलते हैं पैरामीटर्स। एक सिंपल इक्वेशंस के लिए यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं, दो, एक 2 वाला है, एक 2 पैरामीटर। तो एक छोटे से वैल्यू को सॉल्व करने का पैटर्न ये दो ही है। तो अगर बड़े बड़े चीजें सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, पैरामीटर्स होगा। ऐसे चैट जीपीटी में कितने पैरामीटर्स होंगे, तो ये पैरामीटर्स की ट्री, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई भी मॉडल सिखा के, चैट जीपीटी नंबर ऑफ पैटर्न्स, पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है, अगर आप देखोगे किसने बताया कि हम 3.5 में जाते हैं ना, में जो अप्रोक्स पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं, 1.175 बिलियन, मतलब कितना ज्यादा उन्होंने पैटर्न, तो बिलियंस में इसके बाद क्या है। तो यही देखते हैं चैट जीपीटी पूर्ण मॉडल में, तो पहले बिलियंस में था, अब क्या हो गया, ये ट्रिलियंस में, है ना। वही चीज देखोगे, तो जैसे जैसे हमारा क्या मॉडल इम्प्रूव होता है, तो ये साइंस के बाकी जो हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि पैरामीटर जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी चीजें इम्प्रूव होंगी, मतलब उतना अच्छा पैटर्न मिलेगा। बट फिर क्या प्रॉब्लम आता है, ज्यादा पैरामीटर, अगर मान लो मेरे पास सारे, तो क्या प्रॉब्लम होगा,
तो अगर कोई बच्चा किसी के अगर बेसिक आंसर पूछेगा तो आप पूछते हो कि मुझे इसका आंसर दो, तो वो क्या करता है जाकर चीज को क्या आंसर कि मुझे इसका इस फील्ड में भी आंसर चाहिए, इस फील्ड में भी, इस फील्ड में, फिर आप दोबारा क्या करते हो उसको बताते हो कि मुझे इस फील्ड में आंसर चाहिए, तो 2-3 बार रिपीट करता हूं। तो ये उसके लिए आप बोल सकते हैं एक तरीके से प्रॉब्लम, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से सॉल्व भी करते हैं पैरामीटर, तो मुझे इस तरीके से आंसर चाहिए, वो समझ वही पैटर्न निकालना, वही कॉन्सेप्ट का मशीन, ठीक है। ये पैटर्न कैसे निकालेगा मशीन को सीखना, कैसे सीखता है मशीन, तो आपको इनपुट देना पड़ता है, उसका क्या रिजल्ट होगा वो भी बताना, ये दो चीज बता दोगे तो इस डेटा को क्या करता है पैटर्न, तो एक पैटर्न सीख लिया है ना, तो जो पैटर्न निकालता है उसमें होता है, अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो मतलब उसमें कुछ नहीं, अगर वो पैटर्न निकाल पा रहा है तो मशीन क्या है सीख, और अगर अच्छे से सीखता है मशीन तो क्या होता है, ठीक है समझ में आया? तो मशीन लर्निंग चालू करने के लिए चैट जीपीटी होगा, वो इक्वेशंस कितना परफेक्ट होगा वो डिपेंड करता है ना, इनपुट और आउटपुट जैसे आप अगर इंटर्नशिप पे जाते हो तो क्या होता है जब आप ऐसा होता है कि ना अगर लोग जाते हो तो ज्यादा लोड लिए तो किस तरीके से अगर मान लो आज हम जाते हो वहाँ पे सीखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करता है अपने कंपनी का डेटा देता है ना, वो बोलता है कि इसका इनपुट ये होगा और उसके बेस पे ये रिजल्ट आना चाहिए ना, तो स्टार्टिंग में क्या करता है वो सारी चीजें बता देता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप एज ए ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो, ठीक है। अब इंटर्नशिप पे क्या होगा कि आपको बताया कि हमारा काम ये है, बताते हैं ये हमारा क्या होगा डेटा होगा, और उसके बेस पे आपको ये रिजल्ट फाइंड करना है, इस तरीके का आना चाहिए, है ना। कैसे आएगा, तो ये दोनों आप देखो इस तरीके से आएगा, है ना। तो 2-4 दिन आपको क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं कि आपने कुछ गलती की बोलेंगे नहीं, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है, ताकि इनपुट जो आ रहा है उसके बेस पे जो आउटपुट है वो मैच हो सके, है ना। तो आप 1-2-3 महीने क्या करते हो ट्रेनिंग में रहते हो, अगर आपका ये क्या होता है मैच होने लगता है, तो उसमें क्या होगा एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आता है ना। कि आपको मैंने क्या किया कंपनी का 100 काम दिया या 100 डेटा दिया, उसमें से आप क्या कर पा रहे हो 80 डेटा के बारे में अच्छे से बता पा रहे हो, मतलब अच्छे से निकाल पा रहे हो, मतलब आप काम सीख रहे हो, है ना। अब मैं क्या करूंगा, तो फाइनल डे आता है कि 3 महीने के बाद क्या होता है, बोलता है ना कि आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप उसको पास करते हो तब आपको कंपनी परमानेंट करेगी, अदरवाइज फिर से क्या होगा, या तो ट्रेनिंग देगी या तो निकाल देगी, है ना। तो यही चीज क्या कहते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग में क्या होता है, जिस डेटा से आपको ट्रेन किया है वो डेटा नहीं होगा, उसी से सिमिलर डेटा होगा, है ना। कि एग्जैक्ट वही डेटा नहीं देते, हम क्या करते हैं सिमिलर डेटा रहता है क्योंकि बिजनेस काम सेम है, तो आपको नया डेटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके बेस पे आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, यही करते हैं कि अगर इस तरीके का काम आ रहा था तो आप किस तरीके से क्या सॉल्व करोगे। तो ये चीज आप क्या करते हो, अगर 10 सवाल पूछ रहे हैं उसमें से अगर आपने 8 सही बता दिया, मतलब सही तरीके से सीख पढ़ के बता पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, 10 में से 8 सही बता रहे हो तो 98, 10 में से 8 बताएंगे तो 80 होगा ना, तो 80% हुआ तुम्हारी एक्यूरेसी, है ना। अगर फिर कंपनी को लगता है कि नहीं 80% ठीक है तो हम इसको काम में रख सकते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा आपको परमानेंट कर लेगा। तो सेम प्रोसेस हम मशीन के साथ भी करते हैं, ठीक है। मशीन्स को हम क्या करते हैं कंपनी का डेटा देते हैं, ठीक है। अब इस डेटा में क्या होगा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है ना। अब इसके बेस पे इसको बोलते हैं कि तुम सीख जाओ, सीख जाओ मतलब देख लो क्या पैटर्न है ना। जैसे वो पैटर्न अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेता है फिर हम क्या करते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग मतलब क्रॉस चेक करके देखते हैं सिमिलर डेटा की तरह, अगर उसमें देखते हैं कि एक्यूरेसी सही आ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे, नहीं तो फिर इसको डिस्कार्ड करेंगे, मतलब दोबारा फिर इंप्रूव करने के लिए ले जाएंगे, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट एज ए ह्यूमन के लिए जो यूज कर रहे थे वो मशीन्स के लिए कर रहे हैं, क्यों क्योंकि यही प्रोसेस होता है जैसे ह्यूमन हम लोग सीखते हैं उसी तरीके से। यहाँ पे जो पैटर्न निकाल के देगा तो हाँ ये पैटर्न खुद से निकाल के नहीं देगा, यहाँ पे ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या होता है खुद से चीजें पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज दिया था
कि 1 के बेसिस पे 3, 5 के 2 के बेसिस पे 5। तो मैंने ये चीज नहीं बता दी कि किस तरीके से आपको निकालना है, लेकिन आपने खुद से निकाला। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, एज ए ह्यूमन हमारे पास ब्रेन होता है ना। तो आपने ये इक्वेशंस निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पे 2 और 1 कैसे होगा, तो आपने अपने दिमाग से सोचा, है ना। और वो दिमाग में कैसे आया, तो बचपन से उन चीजों के लिए आपका ट्रेनिंग हो गया कि किस तरीके से कौन सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये चीज आपके पास बचपन में था कि इस तरीके के इक्वेशंस के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मशीन्स में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कि ये इक्वेशन ही बनाना है उसको, मशीन को कौन बताएगा, क्योंकि मशीन के पास तो दिमाग है नहीं। तो ये चीज हमें बताना पड़ता है कि इसका जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, है ना। तो यही चीज क्या कहलाता है, एल्गोरिदम्स कहलाते हैं, है ना। तो मशीन्स में हमें क्या करना पड़ता है, मशीन्स को डेटा प्लस एल्गोरिदम, दो चीज हम देते हैं और ये हमें क्या देगा, तो पैटर्न देगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, है ना। और यही चीज अगर आपके पास अच्छा खासा मॉडल बन रहा है, लार्ज मॉडल है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जिसको एलएलएम बोलते हैं, जो क्या है तुम्हारा चैट जीपीटी है ना। तो क्यों चैट जीपीटी को लार्ज बोलते हैं, कि इसको ट्रेनिंग के लिए भी ट्रिलियंस ऑफ डेटा लगा है, ट्रिलियंस ऑफ जीपीयू लगे, और ट्रिलियंस टाइम भी लगा है ना। एंड देन अभी भी उसको रन करने के लिए क्या आता है, अच्छा खासा रिसोर्स जाता है। जैसे पिछले क्लास में बताया था कि चैट जीपीटी को दिन भर रन करने के लिए कितना बिजली चाहिए होता है, जो बताया हैं? 12 5 लाख, है ना, किलो वॉट, है ना। और ये क्या आता है, तो 18,000 घर को बिजली देने के लिए यूज कर सकते हो। और इतना ये क्या कहता है, चैट जीपीटी एक दिन में खत्म कर देता है ना। तो सोच सकते हो कि चैट जीपीटी जो तुम यूज करते हो वो कितना लार्ज होगा, है ना, किस तरीके से परफॉर्म करा होगा। मतलब एक दिमाग चलाने के लिए, एक आर्टिफिशियल दिमाग चलाने के लिए तुम्हारे पास इतना बिजली रिसोर्स जा रहा है ना। इसीलिए क्या है, अभी एआई उस फॉर्म में नहीं है जो हम लोग क्या करें, एज ए रोबोटिक यूज करें, जैसे मूवीज में देखते हो ना कि दिमाग उसके अंदर आ गया। तो वो चीज हम यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा, कि उतना पावर सप्लाई कहाँ से लाओगे, है ना। क्योंकि उसको, इसको चलाने के लिए अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करते हैं लोग, ठीक है। जैसे फेसबुक ने अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना स्टार्ट कर दिया है, इसी तरीके से गूगल ने भी अपना रेंट में रखा है। तो हर एक का अपना अपना क्या किया है, तो बिजली जहां से लाना है उसके बेस पे, है ना। इसी रीजन से क्या होता है, बिजली थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ना। और बिजली आपका कम होगा या फिर ज्यादा कॉस्टली होगा, तो ऑटोमेटिकली मॉडल के भी प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आजकल चलता है। तो हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे लैपटॉप चलाने के लिए क्या है, बिजली ज्यादा लग रहा है, तो बिजली का कॉस्ट तो आएगा ना। तो बिजली का रेंट कौन देगा, कंपनी पे करेगी। तो कंपनी अगर पे करती है, तो कंपनी को उस मॉडल को रन करने से क्या बेनिफिट होगा, फ्री में, फ्री में रन करेगा तो बिजली का बिल तो वो खुद भर रहा है ना। दूसरा, हार्डवेयर जिसमें वो रन हो रहा है, अगर कहीं फूक गया तो, मतलब कहीं से खराब हो गया तो उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा। तो ये सारा पैसा कहाँ से वो रिकवर करेगा, तो वो सब्सक्रिप्शन से जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, मशीन है तो हीट होगा, जैसे लैपटॉप देखोगे हीट हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं तो अगर मॉडल भी है, तो मॉडल का काम क्या होता है, पैटर्न से चीजें रिकॉग्नाइज करके आपको आंसर करना, है ना। तो वो जब ढूंढने जाएगा तो आपका प्रोसेसर चलेगा, प्रोसेस चलेगा तो हीट होगा, और उसको कूल डाउन करने के लिए फिर क्या करते हो, तो और पंखा में क्या होता है, बिजली लगता है, ठीक है। तो एट द एंड हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी, दो मेजर कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो एल्गोरिदम है उसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एल्गोरिदम क्या होते हैं, पर मैं उसका होता है कि जितना हम यूज करोगे डेटा उसके बेसिस पर होता है, ये तो खुद अर्न जो करता है मनी ऐसे ही करता है। अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। अगर एआई के बेस पे बोलते हैं तो सिंपल होता है कि अगर आपने एक बार सर्च किया है, तो उसके सर्वर पे हिट करेगा, सर्वर पे हिट करेगा तो उसका प्रोसेसर चलेगा, उसका प्रोसेसर चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट, दो चीज जनरेट होगा। तो मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही पैसा दो, ठीक है। तो आपने अगर एक क्वेरी रन किया है, तो उसके बेस पे जितना उसका बिल बनता होगा उतना ही आपसे लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेरी रन करोगे तो दूसरा क्वेरी के बेस पे जितना जनरेट होगा पैसा उतना ही आपसे लेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पे एज यू गो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है, तो
कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, है ना, कि कस्टमर आपके पास आएगा, है ना। दूसरा, आपने बोला पे एज यू गो, है ना, तो आप इस चीज को एज अ बेस प्राइस दिखा सकते हो कि आप इसको $20 में, $30 में ले सकते हो, है ना। और ये चीज कस्टमर को क्या लगता है, सस्ता लगता है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसने बता दिया कि 1 मिलियन टोकन के बेस पे ये 1 मिलियन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो वर्ड्स, कि इतने वर्ड जनरेट होंगे तो आपके $5 कट जाएंगे, है ना। और अगर आपने चैट जीपीटी या फिर कोई भी चीज एज अ बिजनेस यूज करोगे तो ये क्या होता है, एक दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो $5 जो तुम्हारा होगा वो एक दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके बेस पे क्या होता है कि जब एआई बिजनेस चलाते हैं तो उसका कम से कम 10-20 हजार रुपये डॉलर मंथली आ जाता है बिल, ठीक है। जो कितना हो जाएगा, अगर 10,000 बोले तो 1,080, मतलब 70-80 लाख रुपए ऐसे ही आ जाते हैं बिल, अगर आपका अच्छा खासा एक एआई प्रोडक्ट चल रहा है तो, ठीक है। जैसे कैनवा चलाते हो, उसमें एआई के बेस पे चलाते हो, तो उसका नॉर्मल कॉस्ट इतना ही पड़ जाता होगा, 70-80 लाख रुपए मिनिमम। वो तो ऑन एन एवरेज है। हम्म, कितना पे जाता है बिल कितना आता है? 70-80 लाख रुपए ज्यादा ही होता है, एक जीपीयू की कॉस्ट के बेस पे आप निकाल सकते हो अपना, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट नहीं होते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, एक बेस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फ्री में है, एआई का जितना भी मॉडल होता है ज्यादातर फ्री में होता है, चैट जीपीटी को छोड़ के बहुत सारी चीजें फ्री में है ना। फ्री जो हम यूज करते हैं वो क्या है, डिफॉल्ट ये वाला वर्जन है, तो इसकी एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। और अभी कितना मॉडल चल रहा है, 5.2 चल रहा है, तो अगर आपको 5.2 चलाना है तो पैसे देने पड़ते हैं, देखा है। और फ्री हम क्यों रखते हैं, ताकि कस्टमर किसी दूसरे एआई में भी ना जाए। अगर मान लो मैंने कोई भी मॉडल फ्री नहीं रखा तो तुम दोबारा चैट जीपीटी यूज करोगे भी तो तुम जेमिनी में शिफ्ट हो जाओगे या फिर ग्रॉक में शिफ्ट हो जाओगे, कुछ किसी दूसरे एआई में शिफ्ट हो जाओगे, तो उससे कस्टमर लॉस होता है। तो वही चीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फ्री रखते हैं और कुछ पेड रखते हैं, है ना। फ्री वाले में लिमिट रहेगा, बस यही रीजन रहता है, ठीक है, कि मुझे बिजनेस रन करना है तो कस्टमर को फ्री में भी कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तुम्हारा क्या रहेगा, ओवरव्यू की किस तरीके से तुम्हारा आजकल यूज कर रहे हो। तो तुम्हें पता है कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। हम्म, तो आप देखोगे एज ए ह्यूमन जितना हम लोग काम कर सकते हैं वो सारा काम ये भी कर सकता है ना। तो किसके बेस पे, तो कैलकुलेशन के बेस पे, है ना। तो इसमें जो भी चीजें होंगी वो डेटा बेस होगा, मतलब डेटा के बेस पे जो पैटर्न मिला होगा वही चीज सॉल्व कर सकता है ये, है ना। तो वही चीज अगर हम एक बेसिक लेवल पे बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं, चैट जीपीटी के लेवल पे तो नहीं बना पाओगे, क्यों। चैट जीपीटी के लेवल का कोई एआई बना सकते हैं हम, बना सकते हैं, पैसा कहाँ से लोगे। आए, जब ये ओपन ओपन एआई आया था तो उसने कितने का फंडिंग उठाया था सबसे पहला राउंड। अरे हाँ, तो 100 मिलियन उठाया था फेसबुक से, याद होगा तो, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट से। तो 100 बिलियन समझ रहे हो, सॉरी 100 मिलियन फंडिंग उठाया था। तो 100 मिलियन कितना हो गया रुपीज में, बताओ। हम्म, 10 करोड़। सर मिलियन सर 9,300 करोड़ होगा। सर मिलियन बोला ना आपने, हाँ, 100 मिलियन ना। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, सर 40 बिलियन बता रहा सर। 10 लाख होते हैं, 93 तो 10 लाख तुम्हारे पास रहे, और फिर उसको क्या करते हो, 93 से मल्टीप्लाई करो, सर 100 मिलियन बोला। सर 300 बिलियन सर। तो मिलियन को रुपीज में कन्वर्ट करना है। 1 मिलियन में कितने रुपीज होंगे, 10 लाख। पागल हो गया। 1 मिलियन चेक कर लो, 10 लाख रुपए की बता रहा हूँ। रुपीज में कहाँ से होगा, कि वो 100 मिलियन जो है ना वो डॉलर में है, 100 मिलियन डॉलर्स पे है। तो क्या, आप फिर हम्म, तो वो डॉलर पे है, तो उतना फंडिंग फर्स्ट राउंड पे उठाया था, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना पैसा फूका होगा, है। भाई सबको पता है कि ये बिजनेस चलेगा तो क्यों नहीं पैसा देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये बिजनेस 5 साल के बाद ग्रो करेगा तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लगा सकते क्या, तो 5 साल बाद ग्रो करेगा, 5 कैसे होता है। बिजनेसमैन माइंडसेट यही होता है।
ठीक है, कि कौन सी चीजें कैसे चलेगी, वो तुम क्या करते हो, पहले फोरकास्ट करके चलते हो। जैसे तुम भी क्या कर रहे हो, यही काम कर रहे हो। कैसे? मैंने बोला कि तुमने डेटा साइंस कोर्स क्यों लिया है, ठीक, कल को सर हम भी डेवलप करते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में बूम कर रहा है, इसलिए तुमने किया। तो तुम भी क्या कर रहे हो, यही चीज तो कर रहे हो, कि तुमने देखा कि आने वाले टाइम में ये उस तरीके से जा सकता है। अपना आगे निकाल दो सर। ठीक है, भरोसा किया। तो यही चीज हर जगह पे होता है ना। तो बिजनेस, तो यही चीज हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम एक इक्वेशंस बना सकते हो पैटर्न डेटा के बेस पे, तो तुम क्या कर रहे हो, मॉडल ही बना रहे हो। जैसे मैंने अभी ये बताया था, 2x+1 और ये इक्वल टू y है, और इसी को तुम सेव करके किसी को शेयर करोगे, तो यही तुम्हारा एक मॉडल हो गया। ठीक है, और इस मॉडल का नाम रख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं GPT-O। फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूला ये पैटर्न है। अच्छा ये बताओ, ये कैसे आ रहा था अभी, याद है? वो तो आपने बताया एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट में बताया था ना, कि ये 1 है तो ये 3 आ रहा है, ये 2 है तो 5 आ रहा है, और ये 3 है तो 7 आ रहा है, और 4 है तो 9 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला कि 8 है या फिर 10 है, तो 10 के बेस पे क्या आएगा, कैसे बताया? तो ये फॉर्मूला कहाँ से तुमने देखा? सर वाई पर 2 ऐड कर दिया सर आपने। तो ये कोई इक्वेशंस नहीं है, एक जनरलाइज वे है, पैटर्न है। नहीं सर, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं सर, एक के पास 3 सर, दो के 2 ऐड कर, जब सर 3 आया सर। तो ये चीज क्या हो गया, तो ये तुम्हें जो पैटर्न ही तो दिख रहा है ना। और पैटर्न को अगर तुम जनरलाइज वे में लिखते हो, जनरलाइज क्या होता है, कि ऐसा इक्वेशंस बना लो जिसमें क्या होगा कि आपको डेटा फीड करोगे, आंसर मिल जाए। तो इसको जनरलाइज में कैसे लिख सकते हो, जनरलाइज मतलब ये 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू के लिए सिंपली एक कोई एक चीज बना सकते हो, एक ही सिंपल। तो क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा सारी चीजें। तो एक सिंपल क्या बना सकते हैं हम, कि जो हमारा y है, उसको हमने क्या किया, जब x को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 किया है, तो यही पैटर्न मिल रहा है ना। तो ये 5 डेटा के बेस पे तुम्हारे पास एक के बेस पे काम चल रहा है। दूसरा, कि जब भी अब यूजर इनपुट करेगा तो तुम्हें ये बार बार डेटा भी देखने की जरूरत पड़ रही है क्या? तो तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशंस में डेटा डाल रहे हो और आंसर मिल जा रहा है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे फास्ट होगा, है ना। और ये बस डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पैटर्न कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो चैट जीपीटी में भी यही होता है, कि वो अलग अलग जगह से इस तरीके से पैटर्न रिकॉग्नाइज करके रख चुका है। अब जो तुम पूछते हो, तो ये क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, फीड करता है और आंसर देता है ना। और यही चीज हमें क्या लगता है कि फास्ट है ना। एंड ये चीज सर्च करता है तो क्या होता है, सीपीयू या जीपीयू में चलता है, जो मिली सेकेंड में रन होता है ना। और यही काम एज ए ह्यूमन हम करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशंस में हमें सिर्फ टाइम लगता है ना। इस चीज को अगर और भी फास्ट कर सकते हैं तो कैसे होगा, क्वांटम चिप्स हम लोग क्यों बना रहे हैं, सर एटम्स के बेसिस पे बात करेंगे। कि अगर जो अभी हम एक ये मॉडल बनाने में अगर मुझे 1 साल का टाइम लग रहा है ना, कि मान लो अभी एक चैट जीपीटी का मॉडल जो नया अपडेटेड वर्जन आता तो साल भर के बाद आता, देखोगे तो साल भर 6 महीने जैसा उनके पास ट्रेनिंग टाइम रहा, रिसोर्स रहा, है ना। वो चीज अगर साल भर में आ रही है, अगर तुम्हारे पास क्वांटम है, तो तुम क्या कर सकते हो, 2 से 3 घंटे में उतना ही इफिशिएंसी वाला काम कर सकते हो। ठीक है, इतना फास्ट हो जाता है वो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो काम साल भर में कर रहे थे वो 3-4 घंटे में हो जाएगा। तो तुम सोच सकते हो कि कितना रिवोल्यूनाइज हो जाएगा सारी चीजें, कितना फास्ट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, कि ये चीज सॉल्व हो सकता है क्वांटम थ्योरी के थ्रू, है ना। तो थ्योरी अभी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक चिप बना रहे हैं जिसको क्वांटम चिप बोलते हैं। अगर इसकी इफिशिएंसी अच्छे से काम करने लगी और ये क्या रहा, रिलायबल रहा, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, है ना। कि जो काम तुम्हें साल भर में हो रहा था वो एक एक दिन में हो जा रहा है। तो यही सोच सकते हो कि जो जो काम को हमें 100 साल करने में लगते, उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर ही कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज देखोगे तो ग्रोथ रेट क्या होता है, मतलब मार्केट जो होता है वो जल्दी चेंज होता है। जैसे क्या था कि जब तक एआई नहीं था तो धीरे धीरे क्या होता था, सारी चीजें चेंज होती थी। जैसे एआई आया तुम देखोगे 1-2 साल में मार्केट हमेशा चेंज हो रहा है हर चीज को लेकर, है ना। क्यों? क्योंकि एआई में क्या होता है, प्रोडिक्शंस के टाइम को रिड्यूस कर दिया है ना। तो वो चीज अगर और भी रिड्यूस होगा तो मार्केट और भी चेंज होगा हर चीज को लेके, है ना। तो यही चीज कॉन्सेप्ट क्या है,
आजकल देखोगे रेयर अर्थ मेटल का कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें न्यूज में रहता है नहीं? तो ये न्यूज में रहता है जिसके कारण क्या है, जैसे चाइना बोलते हैं, तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, हर एक चीज के फील्ड में सबसे आगे है ना? तो सबसे आगे क्यों है? कि वो चिप बना सकता है। और चिप कैसे बनता है? चिप बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सेमी कंडक्टर चाहिए होंगे, है ना? तो उसी चीज को बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है? और सबसे ज्यादा अभी जो ये है वो चाइना के पास है ना? तभी यूएस ने क्या किया है कि उसने इनिशिएट किया है सारी चीजों को लेके कि हम भी क्या करेंगे, रेयर अर्थ मेटल पे काम करेंगे। नहीं, सबसे ज्यादा जो है वो चाइना के पास है। तो अभी देखोगे यूएस ने भी ये सारा काम स्टार्ट कर दिया है, हर एक अलग अलग कंट्री से जाके वो मीटअप कर रहा है, जिसको एआई मीटअप्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे अभी इंडिया के साथ भी है, तो इंडिया भी क्या कर रहा है, इसमें कोलिब्रेट कर रहा है कि हम भी क्या करेंगे, रेयर अर्थ मेटल के बेस पे आपस में कोलिब्रेट करेंगे, है ना? क्योंकि मार्केट सिंपल है कि जिसके पास ये क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वो पूरे के पूरे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लीड कर सकता है। और अगर अभी देखोगे तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है जो चाइना के अलावा कहीं पे जल्दी से मिल जाए, है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा है ना? और इसीलिए क्या कर रहा है, यूएस अपना पूरा डिप्लोमेसी के बेस पे चेंज कर रहा है। तो इंडिया ने भी अभी क्या किया है, इन चीजों पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, ठीक है? हाँ, तो हर तो रेयर अर्थ मेटल निकालना और उसको स्टोर करना बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है? और इसको अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे। चाइना ने कब स्टार्ट किया था इन चीजों को लेके? नहीं, वो 2010 के बाद 10 तक उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, है ना? तो देखोगे 2013-14 में ना तुम्हारे पास चाइनीज फोन ज्यादातर देखोगे तो आ रहे होंगे। क्या छोटा रेडमी क्या बोलते हैं, रियलमी रेडमी देखोगे तो सस्ते में आने लग रहा था, है ना? तो वो कैसे पॉसिबल हुआ इतना सस्ता बनाना? कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए, उसके बेस पे सारा प्रोडक्ट बना लिया, है ना? अब सारा प्रोडक्ट उनके पास है तो क्या होगा, वो मार्केट कैप्चर कर सकता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारा चाइना के पास था, तो ऑटोमेटिकली वहां से प्रोडक्ट सस्ते में आने लगे। तो हर जगह पे चाइनीज सामान दिखेगा, ठीक है? तो एक दिन में नहीं होता ये। हाँ, तो उसको भी 5-10 साल लगे, ठीक है? तो सर 5-10 साल लगे हैं सर। इंडिया में तो सर अभी भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं सर वो स्टार्ट करते हैं सर वो सिर्फ 20 साल है। सर क्या? गवर्नमेंट की सर एक शुरू है वो अलग चीज है। हाँ, धीरे धीरे वो, देखो उसने अपना जो वर्क काम स्टार्ट किया था वो 1960s के बाद उन्होंने थोड़ा सा देखा था, तो उसका 1990s में क्या आता था, उसका भी मार्केट कोलैप्स हुआ था इंडिया की तरह। हमारा भी 1991 में क्या होता, तो हमने ग्लोबलाइजेशन क्यों किया था? क्योंकि इंडिया भी क्या रहा था, क्राइसिस से क्या कर रहा था, जा रहा था, है ना? तो हमने भी किया था और चाइना भी नहीं किया था, है ना? और अभी देखोगे चाइना कहाँ पे है और हम लोग कहाँ पे। उस समय हम लोग एक एक पार्ट में थे, मतलब दोनों एक ही लेवल पे थे, है ना? तो उसने क्या फोकस किया? चाइना इंडिया का भी लेवल पे था शुरुआत से आगे नहीं, सर पढ़ना था देख लेना, 1960s के बाद दोनों एक ही साथ आजाद हुए। सर अगर हाँ, 1-2 साल है इंडिया चाइना से। नहीं, चाइना भी उस जगह पे हारा है। तो उस समय क्या था, सारी चीजें इसी तरीके से तो उन्होंने सिंपल क्या किया है, उन्होंने अपने डिप्लोमा पे फोकस किया है। डिप्लोमा क्या होता है कि नॉलेज से ज्यादा स्किल्स पे फोकस होगा, है ना? और दूसरा वो क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए नॉर्मली वो यहाँ पे पैसे नहीं देते, जैसे हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है, वो सिंपली क्या करते हैं, सेटअप लगा के देते थे, ठीक है? कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप फैक्ट्री लगवा सकते हो घर पे, या फिर बाहर में, या फिर जो भी सीख रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस करके अपना बिजनेस बना सकते हो, उसके लिए पैसा मिलेगा, है ना? तो इसीलिए क्या हुआ, इंडस्ट्री वहां पे सबसे ज्यादा लगी। दूसरा कि इंडिया में क्या था कि लैंड को लेके पब्लिक के पास था, और वहां पे लैंड किसका होता है, तो गवर्नमेंट का होता है ना? तो वहां पे जितनी भी कंपनीज आते थे डायरेक्टली क्या करता था कि तुम्हें कितना लैंड चाहिए वो मैं डायरेक्टली आपको दे सकता हूँ। तो वहां पे बिजनेस सेटअप करना ईजी हो जाता था, है ना? तो इसीलिए जितने भी कंपनीज है सबसे ज्यादा चाइनीज ही जाते थे। तो उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए, इंडस्ट्री ग्रो किया। तो इंडस्ट्री ग्रो करने के बाद अपने आप सारी चीजें हो गई। बट हाँ, अभी भी वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम होगा?
कि खुद का मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है उसका, है ना। तो जितना में वो बनाते हैं ना, उसको फिर लास्ट में उतने में ही बेचना, क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, क्योंकि खुद के मार्केट में ही क्या कंपटीशन ज्यादा है। उसके कॉम्पिटिटर कौन है? खुद की, जैसे मान लो क्या है कि मैं भी एक, जैसे आज के टाइम में इंडिया में भी ये चीज हो गया। मैं भी लैपटॉप बना रहा हूँ, ये भी लैपटॉप बना रहा है ना, तो किसका लैपटॉप बिकेगा? जो सस्ता बेच रहा तो चाइना में यही चल रहा अच्छा है, ये कोई नहीं। है। अब बात सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो चीजें तो इसी तरीके से चलेगी ना। तो इसीलिए फिर चाइना क्या करता है, चीजें डंप करता है। तो वहां के गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन रोक भी नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती? एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, दूसरा कि जो मार्केट कैप्चर कर रखे वो भी जा सकता है ना। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो फिर क्या हुआ, वन प्लस नेशन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया कि हम लोग सिर्फ चाइना से सामान नहीं मंगाएंगे, किसी किसी और कंट्री से भी मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे लॉकडाउन हुआ तो सामान भेजना ही बंद कर दिया। हाँ, तो वही चीज चाइना ने देखा, है ना, तो उसके कारण उसके सामान क्या हो गए, कम बिकने लगे। तो वही चीज क्या होता है, चीजें देखना पड़ता है हर चीज के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, चीजें रोक भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। तो उसका अपना कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो अलग चीज है। अभी जो हमारा एआई के बेस पे सबसे ज्यादा जो ग्रो है वो एक चाइना है, यूएस है, और यूरोपियन कंट्रीज है जितने हैं, वही क्या है इस फील्ड में सबसे आगे है ना। हम्म। यूरोपियन में तुम्हारा यूएस हो गया, इसराइल हो गया, तुम्हारा फिलीपींस हो गए, ये सारे कंट्रीज है। ठीक है, ज्यादातर देखोगे जितने भी एआई मॉडल्स हैं, कौन से कंट्री के हैं? जैसे सबसे ज्यादा सुना होगा एंथ्रोपिक, सुना है? हाँ, तो एंथ्रोपिक हो गया तुम्हारा, फिर ये चैट जीपीटी हो गया, फिर तुम्हारा जेमिनी हो गया, ग्रोक हो गया, फेसबुक का मेटा हो गया। सारे देखोगे तो यूएस बेस्ड है ना। तो यूएस क्या है, डेवलप्ड कंट्री है इस। यूज करिए सर। इंडिया में सर वो अपने आप ही डाउनलोड अपना, तो सर अपना जॉब चल जाता है, सर फ्रॉड वाले जैसे कि वो कसीनो वसीनो मैं 2 नंबर काम में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है ना। देखो ये सारा चीज गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट करती है तभी होता है, बाकी के यही है ना, क्या बोलते हैं, जैसा चित है वैसा पटे यहाँ पे, मतलब जैसा सरकार जनता पैसे है। पब्लिक भी है सर। सर इसमें किसी गलती नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे, अगर सिंपल से बताओ, अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ लिख लोगे, ज्यादा चीजें हो जाएगी, तो तुम भी क्या करते हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ। अगर तुम टैक्स तो डायरेक्टली दूसरी कंट्री चले जाते हैं, है ना। सर वही तो हो रहा है सर। हम इंडिया में क्यों रुके जब हमें वैसा कोई सर्विस ही, मतलब क्या बोलते हैं, वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं। सर हर चीज में सर इंडिया हर चीज लूट में जा रही है सर। सर किसी टाइम में 60 रुपए पेट्रोल लेते थे, आज सर 90 95 रुपए का सर 96 हम्म, चलो कोई नहीं, अब देखो कुछ हो सकता है तो। ठीक है, अभी पूरा पाइथन में ही होगा। हाँ, कि जितने भी लाइब्रेरीज हैं, हर एक चीज का इसी में है। ठीक है, तो देखोगे तो ये सारा फील्ड है जो आप क्या कर सकते हो, इन फ्यूचर ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे तो आपने डेटा साइंस का कोर्स सुना होगा, है ना। डेटा साइंस में आपने सबसे पहले क्या किया, एनालिस्ट का काम किया, कि अगर आपको डेटा सही से समझ में आ रहा है तभी तो किसी को समझा पाओगे, है ना। तो ये रहता है डेटा एनालिसिस का मतलब, पास डेटा में क्या चीजें हैं वो आप कंपनी को देते हो, है ना। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये डेटा बहुत ज्यादा होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बिग डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन हैंडल करता है, तो डेटा इंजीनियर्स, है ना। तो डेटा इंजीनियर्स का भी एक अलग से जॉब रोल होता है, ये भी बूम में है। बूम में क्यों है, क्योंकि ये डेटा हैंडल करता है, और कोई भी ऐसा कंपनी नहीं जिसके पास डेटा जनरेट नहीं हो रहा होगा, है ना। क्योंकि डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग का काम बाद में स्टार्ट होता है, पहले इसका काम स्टार्ट होता है ना। तो अगर जिसके पास ये चीज और ये चीज होगा, और वो कंपनी बड़ी होगी, मतलब ग्रो कर रहा होगा उसका डेटा, तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट अपने आप आता है सबसे पहले। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होगा कि जैसे टीवीज के में डेटा होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें हम डेटा अगर बढ़ाए तो डेटा कहाँ पे रखते होंगे, लोकल स्टोरेज में तो रख नहीं सकते,
तो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो जितना भी देखोगे सारा डेटा क्लाउड में होता है, ठीक है। तो हर एक जैसे तुम्हारे आधार कार्ड का डेटा वो कहाँ पे होगा, तो क्लाउड में होगा। किसके क्लाउड में होगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट का खुद का होगा, या तो इसी तरीके से किसी भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से उनका टाइप होगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड नहीं, तो जिस कंपनी के साथ है वो देख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कंपनी का डेटा लीक हो गया, है ना, तो बोलता है कंपनी का डेटा लीक हुआ तो उससे हमें क्या। गूगल ड्राइव लेते हो, क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल ड्राइव भी तुम्हारा क्या है, क्लाउड में है। जैसे मान लो तुमने अपना पूरा ड्राइव में फोटो अपलोड करके रखा है, तो कौन देख सकता है, तुम देख सकते हो या मैं देख सकता हूँ, मैं क्यों नहीं देख सकता। क्योंकि सर सर पासवर्ड लगा है। तो वही चीज तो है तुम्हारा, कि जिसके पास जो स्टोर करके रखा है सिर्फ उसी को दिखेगा ना। अगर तुम चाहते हो कि मुझे भी दिखे तो तुम क्या करते हो, उसको पब्लिक करके या फिर क्या कहते हो मेरा ईमेल आईडी डाल के मुझे क्या कहते हो उसका यूआरएल शेयर करते हो, है ना, तब मुझे भी दिखने लगेगा। तो वही चीज होता है क्लाउड बस, ठीक है, कि जितना जो चीज जूम मीट, सर उसमें सर यूआई हम शेयर करते हैं। हाँ सेम चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि मशीन्स के बेस पे हमने सारा कर लिया, हमारे पास डेटा भी है ना। वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये सारी चीजें लगती हैं, है ना। हाँ वो इनकैप्सुलेशन वो तो डेटा लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये डेटा लेवल पे वो करते ही करते हैं, प्लस वो क्या करते हैं लेयर लगाते हैं कि आपने कितने लेयर तक सिक्योर किया है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। फायरवॉल होता क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बाहर नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हो, पब्लिक नेटवर्क होता क्या है, तो जो इंटरनेट बोलते हो आप, ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज क्या करो ब्राउजर में सर्च कर रहे हो, तो क्या आपके लैपटॉप में डायरेक्टली सर्च हो रहा है या फिर बीच में कुछ फिल्ट्रेशन के लिए होता है। सर होता है सर। हम्म, तो अगर कुछ ऐसे अननोन वेबसाइट से कुछ डाउनलोड होता है, तो अगर देखोगे तो आपको कभी कभी वो ब्लॉक कर देता है और डिलीट भी कर देता है उस फाइल को, है ना। तो अगर बोलता है कि ये ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल, तो फायरवॉल का काम ही होता है कि अननोन चीज जो है उससे क्या करना, हमारे लैपटॉप को सिक्योर करना, ठीक है। तो ये फायरवॉल कौन देता होगा, तो विंडोज इंस्टॉल करते हो तो विंडोज वाले देते हैं, या तो खुद का अपना सॉफ्टवेयर बना के एक लगा सकते हो कि कुछ ऐसे आईपी होंगे जिसका मिलिशियस एक्टिविटी होगा। मिलिशियस मतलब कि सर मिसयूज के सकते हाँ, कि हमारे लैपटॉप में क्या होते हैं कुछ कोड किए हुए रहते हैं कि इसके बेस पे अगर इस तरीके की एक्टिविटी इस आईपी एड्रेस में दिख रहा हो या ये इस वेबसाइट में दिख रहा हो, तो उसको डायरेक्टली आप ब्लॉक कर दो, एक्सेस ही मत दो मेरे ब्राउजर के थ्रू, है ना। तो उसको बोलते हैं फायरवॉल। ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आप उतना ज्यादा सिक्योर रहोगे, ठीक है। और जितना ज्यादा ये स्ट्रांग रहता है फिर बाहर की चीजें एक्सेस करने में उतना डिफिकल्टी भी होगी। तो ये फायरवॉल का ही काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो हर एक चीज को फिर ब्लॉक करने लगते हैं, देखा होगा तो, है ना, मतलब आपको सिक्योर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप हर एक चीज को फिर एक्सेस भी नहीं कर सकते। सर मैं तो हटा देता हूँ हाँ तो वही रहा ना, क्योंकि तुम बताओ परमिशंस हर चीज में लगाओ तो होगा, तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्लाउड में अपना खुद का रहता है, तो क्लाउड अपना खुद का क्या करता है सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि जितना ज्यादा आपका क्लाउड सिक्योर होगा उतना ज्यादा क्या करेगा कोई कंपनी यूज करेगी, है ना। तो जैसे जीसीपी, एज्योर, और तीसरा हमारे पास क्या होता है एडब्ल्यूएस। तीन पॉपुलर कंपनी है जो आपको क्लाउड सर्विस देता है, और भी बहुत सारे हैं। एज्योर किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। एडब्ल्यूएस किसका है, तो अमेजोन का है। और जीसीपी किसका है, जो गूगल क्लाउड है, ठीक है। तो सबका अपना अपना है। ये तीन क्या है जाइंट कंपनी है जो मार्केट में है, ठीक है। अब मान लो डेटा तो बहुत ज्यादा हो गया, अब इसका कुछ यूज करेंगे स्टोर करने के बाद, तो हमारे पास डेटा है और हमें पता है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट है, तो इसके बेस पे आप पैटर्न निकाल सकते हो, है ना। और ये पैटर्न अगर आपके पास मिल गया तो एक ही बार में आंसर भी मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज हमने क्या किया, मशीन लर्निंग में यूज किया, ठीक है। कि यहाँ से जो हमारे पास पूरा डेटा है उसको मैंने क्या किया, मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सिखाने के लिए यूज किया, है ना। तो ये पहला स्टेप था कि मशीन्स हमारे बिहाफ में कुछ पैटर्न के बेस पे काम करेगा, है ना। इससे पहले हम किस तरीके से काम करते थे, तो इफ एल्स कंडीशंस लगा के अगर इस तरीके का होगा तो ये आउटपुट आना चाहिए, इस तरीके का होगा तो इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, अगर देखा होगा तो वहां पे हम जो यूज करते थे वो कंडीशन बेस होता था, है ना। तो इस तरीके से कितना कंडीशंस लिखेंगे हम,
तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि 1000 चीजों के लिए 1000 कंडीशंस लिखो, है ना। तो इसी चीज को चेंज करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या बोलता है कि आपको कंडीशंस या पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो चीज हम डेटा से निकाल लेंगे, है ना। तो आपको क्या चाहिए इसमें, तो बेसिकली डेटा चाहिए होगा कि कहाँ से हमें पैटर्न निकालना है। दूसरा, इसमें किस टाइप का पैटर्न होगा, टाइप ऑफ पैटर्न, जिसको एल्गोरिदम्स बोलते हैं, और मुझे बता दो कि एल्गोरिदम्स कौन सा होगा, ठीक है। और इसके बेस पे मैं आपको पैटर्न निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग फेज था, तो इस तरीके से कर रहे थे, है ना। अब बताओ इस तरीके से तुम कितना एल्गोरिदम याद रखोगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो लीनियर है नॉन लीनियर है, दो चीज हमने समझ में आ गया। अब लीनियर में भी मल्टीपल होंगे, अब नॉन लीनियर में भी मल्टीपल होंगे, है ना। अब नॉन लीनियर होगा तो हर एक पैटर्न को मैच करना तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इक्वेशंस के फॉर्म में हर चीज को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा जनरलाइज लाएंगे जो हर एक पैटर्न के लिए सेम एल्गोरिथम पे काम करे, सेम एल्गोरिथम पे काम करेगा, बस उसमें हम क्या करेंगे, चीजें अलग अलग लेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ब्रेन होता है वो हर एक काम को सॉल्व करता है ना। इमेज के बेस पे भी सॉल्व कर पाता होगा, टेक्स्ट के बेस पे भी, वॉइस के बेस पे भी, विजुअल के बेस पे सॉल्व कर पाता है। तो वो कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि हमारा जो बेस है कि जितनी भी चीजें हैं हमारे ब्रेन में, क्या आता है, सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन सा है ब्रेन का, न्यूरॉन होते हैं, है ना। न्यूरॉन्स होते क्या है, सर डाटा ट्रांसफर होते हैं, सिग्नल। तो पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से ही बना है ना। न्यूरॉन के अलावा तो कुछ है नहीं उसमें, है ना। लेकिन वो अलग अलग, एक ही न्यूरॉन है, एक ही टाइप का न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन किस टाइप का होता है, किस तरीके से सेंसर्स होते हैं, मतलब इनपुट जाएगा, बीच में हमारे पास क्या होता है, नर्व होता है, ये क्या करता है, चीजों को आपस में कंबाइन करके फिर आगे क्या करता है, एक्सोन के थ्रू आगे दूसरे न्यूरॉन में भेजता है, फिर ये क्या होता है, ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में भी क्या होता है, न्यूरॉन्स ही होते हैं। और न्यूरॉन्स में क्या चीजें स्टोर होती है, तो किस टाइप का डेटा स्टोर होता है हमारे न्यूरॉन्स में, तो जो आसपास आप देखते हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज मुझे बचपन में ही पता चल गई थी, तो कैसे, तो वो चीज देख देख के, है ना। दूसरा, कि आपको कभी भी हिंदी सिखाया नहीं जाता बचपन में, लेकिन फिर आप क्या करते हो, 2-3 साल के बाद बोलने लगते हो, कैसे, सब देख सुन मतलब सकते हैं। सत्तर एरिया की तरह माइंड में डाउट कर ले। तो माहौल जो होता है उसके बेस में, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें सिर्फ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स किसी भी चीज को क्या करता है, कैप्चर करके रख सकता है ना। तो न्यूरॉन्स है क्या, तो पैटर्न को स्टोर करता है ना। तो हमने 2-3 साल बचपन में क्या किया है, एक ही चीज को रिकॉग्नाइज किया है ना। जैसे बोलते हैं ना, जैसे बचपन में क्या बोलते थे कि पापा बोलो मम्मी बोलो बोलते थे, है ना। और आसपास देखो कभी कभी क्या होता था, कोई बच्चा, अगर उसके घर में कोई दूसरा बच्चा है जो क्या करते हैं, अपने मम्मी को मम्मी बोलता है और आपके मम्मी को आंटी बोलता है या फिर चाची बोलता है, तो क्या होता है कि आप भी क्या करते हो, अपनी मम्मी को चाची बोलने लगते हैं। बच्चे को देखा है। हम्म, बच्चों को सिखाते हैं कि पापा बोलो पापा, तो सिर्फ पापा ही क्यों बोलता है, हम्म। पापा बोलो पापा बोलो। अरे सिंपल सा, जो आसपास देखेगा वो वही बोलेगा, क्योंकि उसका न्यूरॉन्स क्या होता है, नहीं पैटर्न सर, समझता है। पता है कि कहना क्या मतलब है? पूरा सेंटेंस बोलना सर उसे मतलब एक मदर नेचर किसी ने बोला कि पापा बोलो, तो सर वो पापा बोलो पूरा क्यों नहीं बोलता, वो सिर्फ वो सिर्फ पापा पापा ही ही क्यों बोलता है। तो वही चीज है ना कि वो चीज आसपास बोलता है ना कि पापा पापा, तो आसपास सीखता है ना चीजें। सिंपल सी बताओ, उस चीज को सीखने में बच्चे को कितना टाइम लग जाता है, सर टाटा सर तो कम से कम तो 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं ना। नहीं सर, हाँ, कितने आज साल के टाइम में सर 1 साल में सर खिलाड़ी बोलने लगता है, हाँ सर फोन, और सर बैक फोन चाहिए होता है बताओ। वो अलग चीज है, बट हम जो सीख रहे हैं, तो न्यूरॉन्स में क्या होता है ना, यही चीजें स्टोर होती है ना। तो इसीलिए इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों को, कि बच्चों को आप जितनी चीजें बचपन में सिखाते हो वो याद रहता है एज कम्पेयर टू जो बड़े में होते हैं, क्योंकि छोटे में क्या होता है, न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, है ना। स्टार्टअप हुआ और ये पैटर्न स्टार्टअप हुआ है, तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करके स्टोर रखते हैं, है ना। तो हमें पता है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक ही टाइप का होता है, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके का पैटर्न स्टोर कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी आता है, ठीक है, कि मशीन लर्निंग में हर एक चीज के लिए अलग अलग एल्गोरिथम यूज करना पड़ा था। तो हमने क्या किया कि हमने अपने ब्रेन का ही मिमिक बना दिया। मिमिक क्या होता है, कॉपी, है ना। तो जो हमारा ब्रेन का न्यूरॉन्स होता है, तो न्यूरॉन्स में किस तरीके से चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हो ब्रेन का, टेढ़ा मेढ़ा। हम्म, सर ब्रेन कोड
ब्रेन खोल लो, तो वही कर रहे हैं। न्यूरो नेटवर्क। न्यूरॉन्स, ये दिख रहा है। तो न्यूरॉन्स इस तरीके से हमारे पास हजारों रहते हैं। तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो इस तरीके से है ना। दिमाग में जरा अच्छा होता नहीं पता तुम्हें? है। ये दिख रहा है, ये तो तुम्हारा ब्रेन का क्या है, न्यूरॉन्स है। ये वाला एक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, वो ये वाला है। इस तरीके से बिलियंस ट्रिलियंस कनेक्ट रहते हैं आपस में, ठीक है। और इसमें क्या पास होता है, और जो चीज हम सोचते हैं ना, और जो चीज करते हैं, वो एज ए इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं। चलो इधर देख लो, हर एक चीज इलेक्ट्रिक में स्टोर रहता है यहाँ पे, करंट के फॉर्म में, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप क्या करते हो, झटका लगता होगा, या फिर जो पागल हो जाते हैं तो उसको क्या देते हैं, करंट देते हैं, ताकि क्या हो, ये एक्टिव हो जाए, इंजन स्टार्ट हो जाए, तो ये एक्टिव हो जाए इसलिए, ठीक है। और इसी में तुम जो चीज करते हो ना, जैसे आप क्या करते हो, बोलते हो ना कि जो काम करते रहोगे तो वो चीज तुम्हें याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है, तो ये न्यूरॉन्स क्या करता है, आपको सेट कर देता है उस चीज को लेके, ठीक है। तो जैसे सेट हो जाता है तो आपको वो चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये चीज क्या है, तो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को क्या हम मैथमेटिकल चेंज कर सकते हैं, मैथ में दिखा सकते हैं। और मैथ में क्या होता है, किसी भी पैटर्न को लिख सकते हैं आप। अगर मैथ्स में इसका पैटर्न लिख सकते हैं तो क्या होगा, कि हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इसको मैं ये वाला इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंपैरिजंस देख सकते हो आप। और यही चीज आगे हम लोग बनाएंगे भी, ठीक है। इमेज सही से लोड नहीं हुआ क्या, तो ये चीज है। तो एक न्यूरॉन्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग का जो सबसे लोएस्ट यूनिट होता है ब्रेन का, वो ये रहता है। ये क्या करता है, डेंड्राइट्स। ये तुम्हारा क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। ये क्या रहेगा, एक्सोन रहेगा। और वो क्या रहेगा, टर्मिनल्स रहेंगे, ठीक है। अगर जिसने 8-9 में थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ा होगा तो इसके बारे में पता होगा। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, हाँ। तो जैसे आप क्या करते हो, सेंसर्स, है ना, हमारे शरीर में सेंसर होते हैं, पढ़ा होगा ना 8-9 वाला, कि अगर कोई आप क्या करते हो, गर्म चीज को छूते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हाथ हटा देते हैं। तो वो हाथ क्यों हटाते हैं, तो सबसे पहले कि वो हीट जाता है ना, कहीं जल ना जाए, नहीं। सर वो तो हमारे ब्रेन पर रहता है कि सर, सर आग में आग डालने से आग जलेगा सर, वो तो हाँ, तो वो ब्रेन के पास कैसे जाता है, तो सबसे पहले आपके सेंसर में डेटा जाता होगा। सेंसर 5 या 6 होते हैं, जो भी होते हैं, 5 आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, स्किन। स्किन में हमारा सेंसर है, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर लेगा। टेम्परेचर मतलब कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, वो ऑब्जर्व करता है। टच करते हो तो यही चीज पता चलेगा ना। अब इसको क्या करेगा, ये ब्रेन में भेजेगा। तो ब्रेन में डायरेक्टली इस तरीके से तो नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, सारे डेटा को आपस में कंबाइन करेगा और उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो जैसे तुम टच करते हो तो ये इलेक्ट्रिक में चेंज होता है। तो जैसे ये चेंज होगा, फिर ये क्या होगा, एक्सोन के थ्रू आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमारा ब्रेन का हर एक चीज किससे कनेक्टेड होता है, तो स्पाइन से। जैसे तुम कुछ भी टच करते हो तो ये पहले स्पाइन के पास जाता है, फिर ये ब्रेन के पास जाता है ना। तो उसमें भी 2 तरीके का काम होता है। अगर जो तुम्हारा क्या है, रेगुलर वर्क है ना, जैसे हाथ क्या करते हो, टच करते हो, या फिर क्या करते हो, कुछ भी करते हो, हट जाता है अपने आप, तो वो स्पाइन का काम होता है, ठीक है। अगर कोई चीज सोच के कर रहे हैं तो वो ब्रेन का होता है, ठीक है। जहाँ पे बिना सोचे काम कर रहे हैं तो वो स्पाइन में सारी चीज स्टोर रहती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है। तो ये क्या होगा, कि ये ब्रेन के पास जाएगा, कैसे जाएगा, तो इस तरीके से। एक और यहाँ पे क्या होगा, डेंड्रोइड्स होंगे, फिर उसमें भी एक्सोन होगा, वो क्या होगा, टर्मिनल्स। तो इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो चीज ब्रेन के पास कैसे पहुंचती है, तो वो इसी न्यूरॉन्स के थ्रू दे जाती है, ठीक है। तो ये चीज गई डेटा सम करके, मतलब एक इलेक्ट्रिक पल्स में चेंज करके फिर आगे भेजते हो, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होता है, अलग अलग डेटा आता है। तो X1 X2 X3 बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको आपस में क्या करते हो, कंबाइन करते हो, किसके बेस पे, तो हर एक का वेटेज अलग अलग रहता है। वेटेज का मतलब क्या होता है,
कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैनुअली क्या होता है, ब्रेन काम करता है कि कितना किसको वेटेज देना है, कि हटाना है कि नहीं हटाना है। वो चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए नंबर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि इस वाले डेटा को इतना इंपॉर्टेंस मिलेगा, इस वाले डेटा को इतना, और इस वाले डेटा को इतना, इस वाले डेटा को इतना, है ना। तो जैसे मान लो ये 0.5 है और ये 1 है, तो किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और इसका 50% इंपॉर्टेंस होगा, है ना। तो ये चीज तुम्हारा क्या होगा, आपस में कंबाइन, जिसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अब जैसे ये 4 डेटा है तो चारों आपस में कंबाइन होगा, तो कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, एग्रीगेट लगाते हैं। तो एग्रीगेट में कोई भी फंक्शंस लगा सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सम का लगाते हैं, ठीक है, कि सारे डेटा क्या होंगे, आपस में कंबाइन होगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, वेटेड सम। वेटेड सम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक के साथ वेट लगाया है, मतलब हर एक का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, है ना। जैसे ये सम हो जाएगा उसके बाद ये डेटा को हम आगे भेजेंगे, है ना। अब इसमें क्या रहता है कि हमारे ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल करता है कि कितना आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो इसके बेस पे यहीं पे डिसाइड होता है। क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल चीजें हैं, तो इसमें हमें खुद से सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो हम इसमें एक एक्टिवेशन फंक्शंस लगाते हैं। इसका काम होता है कि यहाँ पे जो डेटा आया वो आगे कितना जाएगा, है ना, कि कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, या फिर उसको क्या करेगा, और भी ज्यादा एक्टिव करेगा, या फिर और भी ज्यादा नॉर्मलाइज करेगा, है ना। तो इसके लिए एक बीच में क्या होता है, मैथ का इक्वेशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। फिर आपको रिजल्ट मिलता है ना, और रिजल्ट कितना सही है वो आप क्या करते हो, देख सकते हो, है ना। तो ये जो तुम्हारे पास था, यही तुम्हारा एक एल्गोरिदम बन गया, ठीक है, और यही एल्गोरिदम से सारा काम हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और ये कैसा है, तो ये हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसी को बोलते हैं ANN, सुना होगा, है ना। X1 X2 भाई डेटा ये तो डेटा, ये सिंपल सी बात है ना, जो हम CSV डेटा सेव करते हैं वही तो है ये। जो ये X1 X2 X3 है ना, जैसे कॉलम बोलते हैं ना, X1 कॉलम, X2 X3, तो जैसे मान लो कि आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो प्राइस के लिए क्या करते हो, रेंट, सॉरी, स्क्वायर फीट कितना है, देन कितने BHK हैं, कौन से लोकेशन में है, तो ये सारा चीज इनपुट दोगे, प्रिडिक्ट क्या करेगा, समेशन करके एक रिजल्ट देगा, मतलब उसका प्राइस देगा। अब ये प्राइस कितना सही है वो आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंस, अरे मतलब मान लो कि आपके पास क्या है, स्क्वायर फीट का है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू BHK, या फिर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बाथरूम्स, है ना। दूसरा, ऑनर नेम, एक कॉलम में ऑनर का नाम है, तो तुम्हें लगता है कि ऑनर के नाम से कुछ फर्क पड़ता है प्राइस में, है ना। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या करेंगे, कम कर देंगे, या तो उसको रिमूव कर दोगे, या तो इसका इंपॉर्टेंस कुछ कुछ रखना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस इसके बेस पे डिसाइड होता है, जिसको वेट्स बोलते हैं। ऐड तो चारों होंगे। हाँ, अगर लगता है कि ऑनर को ऐड ही नहीं करना तो ये डिलीट कर दोगे, तो वेटेड क्या होगा, सबका फिर इक्वल रख सकते हो। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, इक्वल तो किसी चीज का नहीं होता, है ना, कि एरिया का ज्यादा होगा, BHK का थोड़ा सा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बाथरूम्स उसका थोड़ा सा कम होगा, बालकोनी उसका भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस होता है ना। तो ये चीज, सारी चीजें क्या होंगी, डिफाइन होगा। अब ये चीज कैसे डिफाइन होता है, कि वेट क्या बनेगा, तो ये जो एक आंसर ला के देगा, और हमने बोला था कि इसमें आपके पास एक्चुअल आंसर भी रहेगा, दोनों को मिला के देखोगे, है ना, कि ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल आंसर, और ये प्रिडिक्टेड, ये मशीन आंसर कर रहा है, और ये हमारा एक्चुअल, है ना, कि एक्चुअल में ये डेटा डालने के बाद हमारे पास 1 करोड़ प्राइस आ रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका प्राइस कितना है, 80 लाख है, तो डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस को कैसे मैनेज करोगे, इस एरर को कैसे ठीक करोगे, तो फिर से वापस लेके जाओगे तो क्या चेंज होगा, ये XY तो तुम्हारा कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कस्टमर गिवन है। दूसरा, Y तुम्हारा जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो है, फंक्शंस जो हम लोग यूज करेंगे, और दूसरा ये वेट्स, तो ये चेंज होगा बेस्ड ऑन डेटा। कि मान लो अगर मैंने क्या किया, W1 का थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया, तो जैसे वेटेज कम कर रहे हो, तो जो 1 करोड़ आ रहा था वो तुम्हारा 80 की जगह पे 85 आ रहा है, मतलब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम किए, तो प्राइस जो प्रिडिक्ट वाला था और जो एक्चुअल वाला था अब मैच कर रहा है। जैसे मैच होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम ऊपर नीचे करते हैं, तभी क्या होता है, आपको पैटर्न क्या होता है, एग्जैक्ट मैच होता है ना। तो यही चीज जो हम W1 W2 W3 बोल रहे हैं, यही चीज क्या हो गया, तुम्हारे वेट हो गए, और वेट्स क्या हो गए, तो यही तुम्हारा पैटर्न, क्योंकि यही नंबर जो स्टोर करते हैं वो पैटर्न ही होता है, ठीक है। और ये चीज इक्वेशन में किस तरीके से दिखेगा, तो y = M1 W1 प्लस M2 W2 प्लस M3 W3, है ना। और ये जो W वाला है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स,
ठीक है। और पैरामीटर्स ही क्या है तुम्हारा, एक तरीके से पैटर्न है, क्योंकि यही नंबर डिसाइड कर रहा है ना कि एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड वाई सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, है ना। तो चैट जीपीटी जो बोलते हैं ट्रिलियंस पैरामीटर्स, तो ये वाला नंबर है ना। ये बोलते हैं ना x1 w1 x2 w2 x3 w3, है ना। और ये जो w रहता है हमें एक बार में नहीं मिलेगा कभी भी, है ना। ये चीज हमें बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा, हो सकता है 1000 बार चेंज करना पड़ेगा। ये चार्ट तो जो चैट जीपीटी बना रहे हो, तो ये डब्लू हम लोग बेस्ट फाइंड करते हैं, और जैसे बेस्ट मिल जाता है तो उसी को बना देते हैं मॉडल, और यही मॉडल तुम्हारा चैट जीपीटी कहलाता है। ठीक है, ये जो डब्लू वाला है ये बेस्ट वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चैट जीपीटी मॉडल है। ठीक है, तो तुम्हारा मॉडल जो बोल रहे हो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये जो वेट्स हैं वही तुम्हारा होता है मॉडल। ठीक है, और ये मॉडल मतलब ये वेट जितने परफेक्ट होंगे उतना परफेक्ट तुम्हारा मॉडल काम करेगा। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना कि चैट जीपीटी की एक्यूरेसी इतनी है, मतलब ये वेट उतना परफेक्टली ट्रेन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हमने इसको अपने ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट करके देखा, है ना। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, डीप लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, है? इसका भी सॉल्व करेंगे। हाँ, तुम्हारा एआई जो बोलते हो ना, तो वो तो यही रहेगा ना। नहीं ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया सॉल्व करेंगे कोई हाँ, आगे जाके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम खुद का बनाते हैं। हाँ, फिर हमारे पास इमेज बेस पे रहेगा तो थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होंगी। इमेज बेस पे काम करते हैं तो हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है इमेज के लिए, विजुअल कॉर्टेक्स। तो इमेज में क्या होते हैं, ब्रेन में भी क्या होते हैं, 3-4 पार्ट होते हैं, है ना। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, उसके बाद विजुअल कॉर्टेक्स, इधर भी 2-3 होते हैं, है ना। सबका काम अपना अपना फिक्स है ना। अगर आप टेक्स्ट का काम करते हो तो आगे से होता है, अगर आप लॉजिकल काम करते हो तो कौन से ब्रेन से होता है, राइट से या लेफ्ट से। तो लेफ्ट ब्रेन से। और इमोशनल, इमोशनल यहाँ से कौन, नहीं, एक देखो लेफ्ट और राइट जो बोलते हैं ना, तो एक होता है क्या, रीजनिंग बेस, और एक रहता है इमोशनल बेस। ठीक है, तो जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होगा तो वो क्रिएटिव होता है, और जिसका राइट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होगा वो इमोशनल होगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे तुम क्या करते हो, एक प्रोडक्ट बनाते हो। प्रोडक्ट मतलब एक एप्लीकेशन जो यूजर यूज कर सके, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे जेमिनी हो गया। क्या है? दोनों बढ़िया है इसीलिए है। हाँ, अच्छी बात है। चलो इधर देख लो, इधर देख लो थोड़ा सा, जो मशीन लर्निंग है वो तुम्हारा क्या हो गया, जो कोर पार्ट था जो स्टार्टिंग में हमारा यूज हो रहा था पैटर्न निकालने के लिए, वो है। ठीक है, इसी चीज को हमने थोड़ा सा एडवांस किया तो डीप लर्निंग बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तुम्हारे डीप मॉडल्स बनते हैं, है ना। इसी के अंदर तुम क्या करते हो, डीप मॉडल बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में ही तुम्हारा चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। अब इसी के बेस पे तुम एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन मतलब सर वो है ऐप। तो ऐप जो बनाते हो उसी ऐप को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है जो हम बनाते हैं, है ना, यूज करते हैं, कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारा काम करता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, है ना। और ये बनाते कैसे हैं, तो ये बनता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि किसका कौन सा पार्ट है। यस सर तो मशीन लर्निंग हमारा कोर पार्ट होगा। नहीं, इसका भी अपना काम है। मशीन हर एक पैटर्न को नहीं निकाल सकता, ये भी तो ट्रू है। स्टार्टिंग वहीं से होती है। स्टार्टिंग वालों को काम कर सकते हैं, जा तो है अरे तुम्हें बनना है। चलो इधर देख लो बाद में। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जल्दी निकलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से तो यहाँ पहुंच ही रहे हैं नहीं। सर बीच वाले कहानी सर डीप लर्निंग बिग डेटा, सर डीप लर्निंग सर तो डीप लर्निंग इसके बाद होता है ना। ये सर तुम्हारा उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं सर ये बार-बार ये उल्टा सीधा क्या है, मशीन लर्निंग में सिंपल सी बात है, हम मशीन से सिखाएंगे ना, मशीन को सिखाएंगे तो मशीन में क्या होगा, बेसिक एल्गोरिदम से सिखाते हैं। ठीक है, अब वो चीज क्या हो गया, थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं। डीपली क्यों जाते हैं, एज ए ह्यूमन दिखाने के लिए।
तो ह्यूमन ब्रेन की तरह हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। तो ह्यूमन ब्रेन की तरह बनाने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा, है ना। तो चीजें और अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। एंड देन इसी के बेस पे क्या होगा, आपके पास मॉडल बनेंगे। एलएलएम वाला, हाँ। तो डीप लर्निंग का कोर तो ये है ना। अगर मैं बोल दूंगा, वर्ड पढ़ा दूंगा, तो एबीसी पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं ना, दो पार्ट डिवाइड करते हैं। तो एक होता है कंप्यूटर विजन और एक होता है एनएलपी, ठीक है। कंप्यूटर विजन मतलब कि जो टास्क तुम सिर्फ इमेज या ऑडियो वीडियो के बेस पे करना चाहते हो, तो कंप्यूटर विजन का होता है, ठीक है। जो काम हमारा टेक्स्ट बेस होता है उसको बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके से भी चैट जीपीटी से भी बात करते हो, है ना, है ना। तो उस चीज को क्या बोलता है कि जो चैट जीपीटी है, मतलब जो मशीन है, क्या हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो बोलेंगे हाँ। तो मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज है, जो हम बोलते हैं वो हमारा नेचुरल लैंग्वेज है। और वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। कौन प्रोसेस कर रहा है, तो मशीन, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसी के बेस पे सारा काम करवाते हो, तो अच्छा खासा हमारे पास क्या मॉडल है ना। मॉडल है, और वो क्या है, लैंग्वेज मॉडल है। मतलब आप क्या करते हो, टेक्स्ट में पूछते हो, टेक्स्ट में आंसर करता है। और ये मॉडल का साइज देखोगे तो अभी ट्रिलियंस में है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा लार्ज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, एलएलएम कहलाएगा, ठीक है। अब इसी के बेस पे अभी क्या कर रहे हो, सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं, है ना। तो इसी में देखोगे आजकल सुने हुए एजेंटिक का कॉन्सेप्ट रहता है, जनरेटिव एआई का रहता है ना, कि वो जो आंसर करेगा वो रीजनरेट करके आंसर करेगा, है ना। तो इसी में क्या होता है, जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। देन यही सारी चीजें क्या होंगी कि इसके बेस पे तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया या फिर एप्लीकेशन बनाया और उसको यूज कर रहे हो, है ना। और वो सॉफ्टवेयर कैसा है, तो उसमें बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर रहा है, मतलब वो आर्टिफिशियली काम कर रहा है ना। तो वही तुम्हारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ, बस। तो ये डीप लर्निंग में जो लार्ज मॉडल होते हैं वो दिखा देते हैं थोड़ा सा। फिर इसका बैकग्राउंड में यहाँ पे जाओगे, फिर इधर यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी, वो तो यूज करते ही हो, है ना। उसके अलावा और क्या क्या मॉडल हो सकते हैं जो फ्री में यूज करना चाहते हो। गूगल में सर्च कर लो न्यूरॉन्स, ठीक है, हो गया। देन 3 वेबसाइट होंगे जो डायरेक्टली अभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, बने बनाए हुए मॉडल आपको मिलेंगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। एक होता है ना कि होटल से मंगा लो या खुद से बना लो। तो होटल से मंगाओगे तो क्या होगा, बस। बट कहीं कहीं क्या होता है, लंगर में भी तो जा सकते हैं, नहीं। हाँ, तो हाँ, तो जो ये हगिंग फेस है, और एक ओलामा होता है, ठीक है। हाँ, ओबामा नहीं, ये ओलामा, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री में सारी चीजें, जितना भी मॉडल है सारा मिल जाएगा, ठीक है। बट फिर क्या करना पड़ेगा इसको, सर मॉडल मिल जाएगा, A to Z ट्यूनिंग कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन डिमेरिट क्या होगा फिर, तो इसको तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा अपने वाले में, है ना। और इसके अगर साइज देखोगे, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं डीप सीक, सुना होगा, चैट जीपीटी सुना है, चैट जीपीटी सुना है। तो चैट जीपीटी का ही अल्टरनेटिव है, फ्री में। तो अगर देखोगे, बदनाम कर दिया ना तुम लोगों ने, चाइना चाइना बोल के। ये दिख रहा साइज, 404 GB, 700 GB, 1.3 TB, इतना स्टोरेज है। है? तो ये फ्री में है, यूज कर सकते जितना तुम लगवा सकते हो। सर अभी कितना है इसमें, इसमें 256 GB का है। बट हाँ, इसका लोएस्ट वर्जन भी आते हैं। हम्म,
जैसे मान लो तुम्हें क्या करना है, एकदम लोएस्ट वर्जन यूज करना है, तो क्वीन का यूज कर सकते हो। क्वीन हो गया, मिस्टीरियल हो गया, ये कर सकते हो। यूज कर नहीं सकते सर। चैट जीपीटी यूज करते हो, इंटरनेट से यूज होता है ना। अगर वही चीज मुझे फ्री में यूज करना है तो कैसे करोगे बिना इंटरनेट के? तो बिना इंटरनेट के नहीं जाएगा। तो ये जितना भी है बिना इंटरनेट के चलेगा डाउनलोड करने के बाद। समझ में आया? और ये देखोगे, पब्लिश करके फिर इंटरनेट से लिंक भी कर देते हैं। क्योंकि जो होस्ट करते हैं तो जिसका स्टोरेज था वो तुम्हारे लैपटॉप में होता है, तो फिर मुझे कहीं क्लाउड पे ही रखना पड़ेगा ना। और दूसरा, तुम्हारे लैपटॉप में क्या है, स्लो काम करेगा। स्लो क्यों करेगा? इतना स्टोरेज क्योंकि इसको फाइंड करने पैटर्न, कौन सा पैटर्न फिट होगा वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। मान लो इसमें 1000 पैटर्न है और मैं पूछ ले रहा हूँ एक पैटर्न के बेस पे, तो वो सर्च करेगा हजारों पैटर्न में से, जो पैटर्न ज्यादा मैच होगा उसका आंसर रिटर्न करेगा। तो वो जो 1000 पैटर्न में मैच करवाएगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। और वो टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? पहला प्रॉम्प्ट हो सकता है, और दूसरा हार्डवेयर, कि अगर सीपीयू में काम कर रहे हैं तो ज्यादा स्लो होता है, अगर जीपीयू लगा देते हैं तो देखते हो स्पीड बढ़ जाता है। तो वही चीज बोलता है कि अगर आपके पास जीपीयू है तो यही चीज का स्पीड बढ़ जाएगा। दिख रहा है? तो आप क्या कर सकते हो, बेस मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये दिख रहा है 6 GB का, 3 GB का, 18 GB का, 28 GB का, 9 GB का। तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करना सबसे इजी रहता है, सिंपली ओलामा पे जाओगे तो जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है ना, ये दिख रहा है, आप सिर्फ यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, चैलेंज करने के लोग अपना पैसे में दिया हुआ। नहीं जितने भी देखो, सिंपल सी बात है, एआई ऐसा फील्ड है जिसमें आप पैसे लगा के रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा चीज कब टर्निंग करेगा किसी को नहीं पता। जैसे मान लो एक चीज में रिसर्च के बेस पे नया चीज बनाना चाहता हूँ, तो अगर कोई नया चीज बनाना चाह रहे हैं तो वो कितनी जल्दी बनेगा बता सकते हो? पहला ये रहेगा। दूसरा, कि उसमें मेरे 4 लोग काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें 4 लोग को मुझे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और वही चीज मैं क्या करूंगा, कॉम्पिटिशन कर दूंगा। तो कॉम्पिटिशन में मेरा एक फिक्स हो जाएगा कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, अब पूरे वर्ल्ड के लोग काम करेंगे उसके लिए, है ना। और जो बेस्ट बना के देगा वो हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 तरीके से काम होता है। पहले, कि जो वर्ल्ड लेवल पे बना के देगा, या तो वो फ्री में काम कर सकता है, जैसे आपको इंटरेस्ट है तो आप वो चीज क्या करते हो, कॉम्पिटिशन्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो। दूसरा, कि आपको उसके बजाय क्या होगा, पैसा मिलेगा, है ना। तो 2 चीज होते हैं। तो सारी कंपनीज क्या करती है, इसी तरीके से कॉम्पिटिशन हायर करवाती है ना। और जिसमें वो कॉम्पिटिशन हायर नहीं करवा सकते तो उसको क्या करते हैं, कम्युनिटी बेस रख देती है। कम्युनिटी बेस मतलब कि आप यहाँ पे आओ, मॉडल बनाओ, आपको मॉडल अच्छा है तो हम आपको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और रिकॉग्नाइज से क्या होता है, पहला जॉब दे सकता है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ सकता है, और तीसरा कि एआई कम्युनिटी में आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपका नाम बनता है ना। तो हर एक फील्ड में देखोगे हर एक चीज का नाम बनता है ना। जैसे बोलते हैं एआई का, जो बोलते हैं फादर, या फिर जो एआई की चीजों को रिवोल्यूनाइज करता है, तो उसके में कौन सा नेम आता है? हाँ, तो कैगल तुम्हारा क्या है, कम्युनिटी बेस है। जैसे मान लो क्या है, गूगल का मैंने बताया था कैगल। चैनल तो डेटा देता है ना बस, और ये मॉडल देगा। हाँ, कैगल में भी तुम्हें मॉडल मिलते हैं, देखा है? सर ओलामा ये दिख रहा है एआई एंड एमएल कम्युनिटी, आप देखो यहाँ पे मॉडल दिख रहा है। यहाँ से डाउनलोड सेम चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। ये दिख रहा है, क्वीन 3 दिख रहा होगा, क्वीन इमेज लेयर दिख रहा होगा, सारी चीजें मॉडल आपको यहाँ से। और ये चीज देखोगे हगिंग फेस के साथ कोलैबोरेटिव है। सर लोग कुछ भी बता रहे हैं। अब ये अवेलेबल है तो कैसे अवेलेबल है, किसी ने तो बनाया है तभी तो है। तो फिर समझ में आया? कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, तीन देख लो। तो आप कम का बनाओगे मॉडल, तो ये पसंद लगा कि जैसे आपने डीप सीक सुना होगा, है ना। डीप सीक बनाया क्यों गया था? क्या चीज सर? सर क्या चीज? अपना सर ये उसे डीप रिसर्च के लिए बनाया गया। जो तुम्हारा चैट जीपीटी था वो रिसोर्स बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा, अभी तो कम हो गया। टाटा